हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल इंग्लिश प्रैक्टिस विद वन। फ्रेंड्स, मैंने आप लोगों को पहले 5 से 6 क्लास में बेसिक का पूरा कॉन्सेप्ट समझा दिया। अगर आप लोग वो क्लास नहीं देखें पिछले पूरा बेसिक का, तो वो क्लास ज़रूर देखिएगा, क्योंकि जो बेसिक हम पढ़ाए हैं अगर वो आप लोगों समझ जाते हैं, यानी याद रखते हैं, पूरा क्लास देखते हैं और उतना याद रख पाते हैं, तो हम जितना भी सेंटेंस बनाएंगे उसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। पूरा पूरा इंग्लिश का बेसिक हम वही 5 से 6 क्लास में कंप्लीट किए हैं, जो कि हम अब यहाँ पे प्रूव्ड करेंगे और उसी के सहायता से हम यहाँ कुछ सेंटेंस को बनाएंगे। इसलिए वो याद रहना बहुत ही ज़रूरी है। तो आज हम कोई टॉपिक स्टार्ट करेंगे जो कि स्पोकन के लिए बोला जाता है, जो कि हमें 35 से 40 टॉपिक पढ़ने हैं। उसी 35 से 40 में सबसे छोटा सा टॉपिक हम आज स्टार्ट करेंगे, जो कि आज से ही आप लोग बोलने का कोशिश कीजिएगा, हम बोलने का कोशिश करेंगे हम सब एक साथ। तो फ्रेंड, यानी सबसे हम पहले क्या बोले थे, कोई भी सेंटेंस होगा तो उसमें एक वर्ब जरूर होगा। बिना सब्जेक्ट का सेंटेंस हो सकता है लेकिन उसमें वर्ब होना चाहिए, और बिना ऑब्जेक्ट का भी सेंटेंस हो सकता है लेकिन उसमें वर्ब होना चाहिए। लेकिन बिना वर्ब का कोई भी सेंटेंस नहीं हो सकता है। इसलिए सबसे छोटा टॉपिक, यानी इंग्लिश बोलने के लिए सबसे छोटा टॉपिक होता है, यानी वो वर्ब ही होता है, क्योंकि वर्ब के बिना कोई सेंटेंस नहीं होता। जैसे हम कुछ एग्जाम्पल आप लोगों को सामने बोलते हैं, जैसे लाफ। अगर कोई रो रहा है तो हम उसको क्या बोलेंगे, हंसो। हंसो की इंग्लिश लाफ मीन्स हंसना। अगर किसी को बोलना है कि यहाँ से जाओ, तो हम उसको क्या बोल देंगे इंग्लिश में, जाना की इंग्लिश क्या होता है, गो। अगर हम किसी को बोलेंगे पढ़ो, पढ़िए, तो उसको हम क्या बोलेंगे, रेड। अगर कोई व्यक्ति हमारे यहाँ आए मेहमान के तौर पे, तो उसको हम खाना दिए तो क्या बोलेंगे, खाइए। खाइए की इंग्लिश क्या बोलेंगे, ईट। यानी ये सब सारा वर्ब है। यानी सबसे ईजीएस्ट टॉपिक पूरा स्पोकन का वो वर्ब होता है। जितना आप लोगों को वर्ब याद रहेगा उतना इंग्लिश आप लोग बोल पाएंगे और समझ पाएंगे। तो वर्ब को याद करना ही बहुत ज़रूरी होता है। तो वर्ब, तो ये पूरा एक वर्ब से सिर्फ सिंगल एक वर्ब होगा तो वो भी एक सेंटेंस होगा। यानी स्पोकन के सबसे छोटा टॉपिक क्या होता है, वर्ब। उसके बाद हम कुछ उसमें ऐड करके जो अभी हम आप लोगों को सिखाएंगे, उस स्ट्रक्चर वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट, जिसे हम इम्परेटिव सेंटेंस के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। IMPERATIVE इम्परेटिव, SENTENCE इम्परेटिव सेंटेंस। इम्परेटिव सेंटेंस का हिंदी होता है आज्ञासूचक वाक्य। तो इसमें हिंदी भी लिख दे या वैसे डायरेक्ट समझा दे, तो हम इसके अंतर्गत आता है। इम्परेटिव सेंटेंस वह होता है जिससे हम किसी को आज्ञा देते हैं, आदेश देते हैं, और आदेश मतलब ऑर्डर देते हैं, आज्ञा देते हैं, या एडवाइस सलाह देते हैं, या फिर किसी को हम रिक्वेस्ट करते हैं, प्रार्थना करते हैं, विनती करते हैं। वो सब इम्परेटिव सेंटेंस के वाक्य कहे जाते हैं। यानी आज्ञा देते हैं तो आज्ञा सूचक वाक्य कहते हैं इसको। तो हम हिंदी भी लिख देते हैं थोड़ा बहुत समझने के लिए। जब भी हम किसी को यानी कोई व्यक्ति को, हम शॉर्टकट में लिख रहे हैं वैसे अपने मन से, जब भी हम किसी को कोई आज्ञा आदेश जिसको ऑर्डर बोलते हैं, आज्ञा आदेश, और क्या बोल सकते हैं, विनती, प्रार्थना। जब भी हम किसी को, कोई व्यक्ति को आज्ञा देते हैं, आदेश देते हैं, विनती करते हैं, प्रार्थना करते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं, डायरेक्ट में लिख देते हैं। प्रार्थना करते हैं तो उसे इम्परेटिव सेंटेंस, IMPERATIVE इम्परेटिव, SENTENCE इम्परेटिव सेंटेंस कहलाते हैं, यानी कहा जाता है। कहा जाता है। 1 सेकेंड।
फ्रेंड्स ध्यान दीजिए, जब भी हम किसी को कोई आज्ञा, आदेश, विनती, प्रार्थना करते हैं तो उसे हम इंपरेटिव सेंटेंस कहते हैं। तो हम इसको इंग्लिश में लिख सकते हैं ऑर्डर, कमांड, रिक्वेस्ट, यही सब का इंग्लिश होता है। तो इसी का इसका हम स्ट्रक्चर लिखते हैं। जब भी हम किसी को आज्ञा देंगे, जैसे हम किसी को बुलाएंगे, आदेश देंगे, कम हेयर, यहाँ आओ, वहाँ जाओ, इंग्लिश पढ़ो, इंग्लिश बोलो, बड़ा सोचो, बड़ा करो, खाना बनाओ, पानी लाओ, ये सब क्या हुआ? आज्ञा हुआ। लेकिन जब हम किसी बड़े व्यक्ति को बोलेंगे तो हम उसको आज्ञा नहीं बल्कि हम रिक्वेस्ट करेंगे, क्योंकि वो हमसे बड़े हैं। तो उसको हम डायरेक्ट नहीं बोल सकते कि यहाँ आओ, तो हम क्या बोलेंगे? कृपया यहाँ आइए, कृपया मेरे साथ चलिए, कृपया मेरी मदद करिए। तो उसके लिए हम रिक्वेस्ट करते हैं, वो यानी प्रार्थना और विनती करते हैं हम अपनों से बड़ों के लिए, जिसको हम सम्मान देना चाहते हैं, जिसका हम इज्जत करते हैं, जो हमसे बड़े होते हैं, और करना भी चाहिए। तो उसके लिए हम विनती या प्रार्थना, रिक्वेस्ट करेंगे। और जो हमसे छोटे होते हैं उसको हम आज्ञा देते हैं, आदेश देते हैं, सलाह देते हैं। तो वही होता है जिसका हम स्ट्रक्चर लिखते हैं। तो उसके बाद कुछ एग्जाम्पल के माध्यम से हम उसका ट्रांसलेट करके आप लोगों को समझाने का कोशिश करेंगे, समझाएंगे। तो जब भी ये सा सेंटेंस, ये सा इम्परेटिव सेंटेंस एक ऐसा सेंटेंस होता है जो दिन में हजारों लाखों कई वाक्य बोलते हैं, इंग्लिश हिंदी में बोलते हैं। तो आज से ही हम लोगों को शुरुआत करना है कि हिंदी नहीं बोल के जितना आएगा इंग्लिश हम बोलेंगे। जैसे हमें बोलना होगा कि यहाँ आओ, तो क्या बोलेंगे? कम हेयर। तो मेरे साथ चलो, तो क्या बोलेंगे? कम विथ मी, मेरे साथ चलो। अगर बोलेंगे डोंट फॉलो मी, मतलब मेरा पीछा मत करो। तो हम पहले स्ट्रक्चर लिखते हैं, उसके बाद बताएंगे। तो इसका इस तरह का वाक्य जब हम किसी को आज्ञा देंगे, सलाह देंगे, विनती करेंगे, प्रार्थना करेंगे, रिक्वेस्ट करेंगे, तो इस तरह का वाक्य बनाने के लिए सबसे पहले वर्ब वन लगाएंगे और उसके बाद ऑब्जेक्ट लगाएंगे। OBJ मतलब ऑब्जेक्ट, शॉर्टकट में वर्ब वन और ऑब्जेक्ट। वर्ब वन क्या है मैं आप लोगों को पहले बता चुका हूँ। मेन वर्ब में होता है ये वर्ब वन। वर्ब दो तरह से होते हैं, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब। हेल्पिंग वर्ब टोटल कितनी होती है? 16, जो कि मैंने आप लोगों को बताया। 13 उसमें मॉडल्स वर्ब होते हैं, जो कि विल, वुड, शैल, शुड, कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, नीड, डेयर, यूज टू, आउट टू, ये 13 मॉडल्स वर्ब होते हैं। और 3 बी वर्ब में इज, एम, आर, वाज वर्ब, और डू फॉर्म में डू, डज, डिड, और हैव फॉर्म में एच, हैव, हैड, हैज, हैव, हैड, जो कि वर्ब हेल्पिंग वर्ब होते हैं। मेन वर्ब मुख्य रूप से 5 होते हैं, वर्ब 1, वर्ब 2, वर्ब 5, वर्ब 3, वर्ब 1, वर्ब 2, वर्ब 3, वर्ब 4, वर्ब 5, जिसके बारे में मैंने पूरा आप लोगों को डिटेल में पहले बेसिक में बता चुका हूं। तो ऑब्जेक्ट भी क्या होता है? ऑब्जेक्ट में भी मैंने आप लोगों को भी बता चुका। कोई भी ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट एक नाउन होगा या एक प्रोनाउन होगा, जो कि मैं आप लोगों को बता दिया हूँ। तो इसी के अनुसार हम पहले, और अगर ये हुआ सिंपल स्ट्रक्चर, यानी सिंपल जो आएगा, अगर इसी का नेगेटिव बनाना होगा तो हम क्या करेंगे? DONT, डोंट प्लस वर्ब वन, ये भी है वर्ब वन प्लस ऑब्जेक्ट, यानी ये सेम आएगा यहाँ पे, जो यहाँ पे स्ट्रक्चर है सेम यहाँ पर आएगा, लेकिन उससे पहले क्या लगेगा? डोंट। ये डोंट इसका डू नॉट का शॉर्ट फॉर्म लिखिए। डू नॉट भी बोल सकते हैं आप लोग, लिख सकते हैं, लेकिन कोई भी लैंग्वेज में फ्लुएंसी का ख्याल रखा जाता है, यानी देखने में, यानी सुनने में, बोलने में आसानी हो। तो इसको इसीलिए हम क्या यहाँ पे क्या लिखे? यहाँ पे एन ओ को मिटा के ऊपर में ये दिया जाता है। इसको पढ़ते हैं एक साथ, अगर पढ़ेंगे तो डोंट। डू नॉट को ही पढ़ते हैं यहाँ पे डोंट। तो अगर ये सिंपल स्ट्रक्चर रहेगा तो इसके लिए ये सूत्र, यही सिंपल ही यहाँ पे आएगा, लेकिन उसके पहले नेगेटिव बनाने के लिए डोंट। हम एग्जाम्पल देके आप लोगों को समझाएंगे। पहले स्ट्रक्चर ये हुआ किसके लिए? जो हमारे, जिसको हम इज्जत नहीं करना चाहते, जिसका रिस्पेक्ट हम नहीं करना चाहते, जो हमसे छोटे होते हैं, उसको हम आदेश और आज्ञा देते हैं, वो स्ट्रक्चर, उसके लिए ये स्ट्रक्चर हुआ, जिसको हम सम्मान नहीं करते हैं। जैसे हम बोलेंगे कम हेयर, यहाँ आओ, जो हमसे छोटे होंगे, जिसकी कोई इज्जत करने की ज़रूरत नहीं होता है। जो हमारे दिल के ज़्यादा करीबी लोग होते हैं, जैसे मम्मी होते हैं, भाई होते हैं, बड़े,
बड़ी बहन होती है, तो उसको भी हम ऐसे बोल सकते हैं। आप लोग देखे होंगे बहुत सारे मूवी में, और बहुत लोग बोलते भी हैं, अपने पति को भी तुम ही बोलते हैं, और माँ को ही तुम ही बोलते हैं, और दादा दादी को भी बच्चे तुम ही बोलते हैं। क्योंकि वो उसके करीबी हैं, बहुत ही करीब, बहुत अच्छे से जानते हैं, तो इसलिए वहाँ पे कुछ फॉलो नहीं किया जाता है। तुम भी बोल सकते हो वहाँ पे, लेकिन हमेशा आप ही बोलना चाहिए, क्योंकि हम भारतीय हैं, भारतीयों का संस्कार ही कुछ अलग होता है। तो इसलिए हमें, यानी ये जिसको हम सम्मान नहीं करेंगे, इज्जत नहीं करेंगे, वो छोटे के लिए हम ये स्ट्रक्चर लगाएंगे, लेकिन जो हमसे बड़े हैं उसके लिए प्लीज या काइंडली लगाएंगे शुरू में। स्ट्रक्चर रहेगा ये ही सेम, PLEASE, प्लीज, और यही आ जाएगा, यानी स्ट्रक्चर यही रहेगा। उसके पहले प्लीज नहीं तो काइंडली लगाएंगे, KINDLY, प्लीज या काइंडली, दोनों में से एक लगाना। दोनों का मतलब कृपया होता है। प्लीज लगाएंगे तो काइंडली नहीं लगाएंगे, अगर काइंडली लगाएंगे तो प्लीज नहीं लगाएंगे। प्लीज सिंपल वर्ड है, सभी को पता है प्लीज मीन्स कृपया होता है, तो प्लीज लगा के हम लोग चलेंगे, नहीं तो हम काइंडली भी लगा सकते हैं। प्लीज या काइंडली लगाएंगे प्लस, और जैसा यहाँ पे है ठीक यही आ जाएगा, वर्ब 1 प्लस ऑब्जेक्ट, OBJ मतलब ऑब्जेक्ट। तो ये होता है जिसका हम सम्मान करते हैं, जो हमसे बड़े होते हैं, उसके लिए ये स्ट्रक्चर आएगा। क्योंकि हम बोलेंगे कृपया यहाँ आइए, यानी रिक्वेस्ट के साथ, हिंदी में क्या बोलेंगे, कृपया यहाँ आइए, तो उसका हम क्या बनाएंगे, प्लीज या काइंडली, वर्ब 1 कम, हेयर ऑब्जेक्ट, जो कि हम कुछ एग्जांपल दे के आप लोगों को पहले समझाएंगे। पहले हम कुछ सारा स्ट्रक्चर लिख दें। ये फिर हुआ ये सिंपल स्ट्रक्चर, ये हुआ सम्मान के लिए, यानी बड़ों के लिए जो हम बोलेंगे रिक्वेस्ट के साथ, सम्मान के साथ। ये मगर इसमें भी तो नेगेटिव सेंटेंस आ सकता है, कृपया यहाँ मत आइए, कृपया मेरे साथ मत चलिए आप, कृपया आप वहीं बैठ जाइए, तो इसमें भी तो नेगेटिव आ सकता है। तो नेगेटिव के लिए ये सेंटेंस जो नेगेटिव यहाँ पे है, तो सेम यहाँ आ जाएगा। पहले हम ये इस लिखते हैं, DON, डू नॉट, यानी डोंट, डू नॉट को हम शॉर्ट कर दिए डोंट, प्लस यानी यही को सेम उतारेंगे, इसी को, प्लस वर्ब 1 प्लस ऑब्जेक्ट। ये हो गया नेगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर। लेकिन इसके पहले हमें क्या लगाना है, प्लीज और काइंडली, PLEASE, प्लीज या KINDLY, प्लीज या काइंडली, जगह कम पड़ गया यहाँ पे Y है, प्लीज या काइंडली प्लस DONT, डोंट। ये 4 स्ट्रक्चर इसमें आता है, जो कि जिसे हम इम्परेटिव सेंटेंस बोलते हैं, जो कि पूरा दिन में हम लोग कई तरह के वाक्य बोलते हैं इम्परेटिव सेंटेंस में, जो कि बिल्कुल ही आसान होता है। तो ये पहला 1, 2, 3 और 4, ये 4 स्ट्रक्चर के माध्यम से आप लोग आज से इंग्लिश बोलना शुरू कर सकते हैं। जैसे हम कुछ एग्जाम्पल से भी समझाने का आप लोग कोशिश करते हैं। हम कुछ सिंपल सा एग्जाम्पल लेते हैं ताकि सभी को समझ में आ जाए। तो पहला लेते हैं, अंग्रेजी बोलो, अंग्रेजी बोलो, अंग्रेजी बोलो। तो इसका इंग्लिश हम क्या बनाएंगे, अब इसका स्ट्रक्चर क्या है, वर्ब और वर्ब 1 प्लस ऑब्जेक्ट। तो इसमें वर्ब क्या होता है, वर्ब है जिसके अंत में, ज़्यादातर वर्ब के अंत में, यानी 95 से 98% वर्ब में जो मेन वर्ब होंगे उसके अंत में ना आएगा। जैसे हंसना, खाना, पीना, प्यार करना, नफरत करना, बोलना, सीखना, टालना, यानी सभी के अंत में ना आएगा। तो इसका अंग्रेजी बोलो यानी बोलना, बोलना का हम लिखे यहाँ पे बोलो। तो हम क्या लगाएंगे, पहले स्ट्रक्चर में क्या है यहाँ पे, वर्ब। वर्ब कौन सा है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है। तो बोलना का इंग्लिश क्या होता है, स्पीक, SPEAK, स्पीक। ये वर्ब हो गया, उसके बाद प्लस है, यानी हम वर्ब लिख दिए, उसके बाद हमें ऑब्जेक्ट लिखना है। ऑब्जेक्ट इसमें क्या है, इंग्लिश, ENGLISH, ये छोटी ही लिखिए। स्पीक इंग्लिश मतलब इंग्लिश
अंग्रेजी बोलिए। इसको हम डायरेक्ट ज्यों का त्यों ट्रांसलेट नहीं कर सकते। यहाँ पे इंग्लिश है तो इंग्लिश स्पीक नहीं लिख सकते, अंग्रेजी के इंग्लिश यहाँ नहीं लिखेंगे, बोलना की इंग्लिश यहाँ पे स्पीक नहीं लिखेंगे, क्योंकि वो सेंटेंस गलत होगा। कोई भी सेंटेंस को बनाने का एक तरीका होता है, एक स्ट्रक्चर होता है, जो कि हम आपको सिखाएंगे और आप मेरे साथ, मैं आपके साथ प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट तो मैं भी जानता हूँ, जो कि मैं आप लोगों को सिखाता हूँ। ये इंग्लिश कब बोल पाएंगे? जब ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे। प्रैक्टिस से कोई भी लैंग्वेज को बोलने से आता है। भले ही पहले आप गलत ही बोलिए, मगर बोलिए। गलत से इंसान सही होता है। जो इंसान गलत ही नहीं करेगा वो कभी सही नहीं बोल पाएगा। आप लोग देखे होंगे ठोकर किसको लगता है? रोड पर चलते हुए इंसान को ही ठोकर लगता है। जो घर में बेड पे सोया रहेगा, घर में बैठा रहेगा, तो उसको कभी ठोकर नहीं लगता है। इसलिए गलत ही बोलिए, मगर बोलने से आप लोग देखे होंगे कि बच्चा जब जन्म लेता है तो सही से नहीं बोल पाता, मगर वो बोलते बोलते अपने भाषा सीख जाता है। ठीक इसी प्रकार से इंग्लिश भी एक भाषा है, जिसे बोलने से ही आएगा। बोलना है तो बोलना तो पड़ेगा। तो ये क्या हुआ? स्पीक इंग्लिश, मतलब वर्ब 1 हम लिखे पहले, उसके बाद इंग्लिश लिखे, तो ये सेंटेंस सही, स्पीक इंग्लिश। अब मुझे इसका नेगेटिव बनाना है। अंग्रेजी मत बोलो। अंग्रेजी यहाँ पे हम इसी का लिख देते हैं। अंग्रेजी मत बोलो। तो यहाँ पे क्या आ गया? मत, मतलब नेगेटिव। यहाँ से नेगेटिव का हो गया सेम सा रहा कि अंग्रेजी मत बोलो, मतलब नहीं बोलना है। तो इसके लिए हम कौन सा स्ट्रक्चर लगाएंगे? ये वाला। पहले क्या लगाएंगे? डोंट, यानी पहले क्या है? डोंट। तो हम क्या लिखेंगे? DONT। एन के ऊपर में ये वाला देना है। इसको कुछ बोलते हैं इंग्लिश में, भूल गए। डोंट। उसके बाद डोंट लिख दिया, उसके बाद प्लस, उसके बाद वर्ब है। वर्ब इसमें क्या? वही स्पीक, SPEAK, स्पीक। उसके बाद प्लस नहीं लिखना है। उसके बाद क्या है? ऑब्जेक्ट। इसमें ऑब्जेक्ट क्या है? इंग्लिश, ENGLISH। डोंट स्पीक इंग्लिश, इंग्लिश मत बोलो। अब इसी सेंटेंस का हम इस पे बनाएंगे। ये तो हम उसको बोलेंगे अंग्रेजी बोलो, जो हमसे छोटे होंगे, जिसको हम कोई सम्मान नहीं देना चाहते हैं, जो हमसे छोटे हैं। जैसे बच्चे लोग को हम बोल सकते हैं अंग्रेजी बोलो, अंग्रेजी मत बोलो, स्पीक इंग्लिश, डोंट स्पीक इंग्लिश। तो हम इसी सेंटेंस को हम फिर इस पर जो कि बड़े होंगे, हम अगर उसको बोलेंगे तो कैसे बोलेंगे? तो इसी को हम पहले हिंदी लिख के बताते हैं। पहले अंग्रेजी, कृपया अंग्रेजी बोलिए, क्योंकि वो हमसे बड़े हैं, तो उसके लिए हम कृपया लगाएंगे, यानी सम्मान के साथ बोलेंगे। कृपया अंग्रेजी बोलिए। तो ये कृपया हम किसके लगाए? क्योंकि वो बड़े हैं, इसलिए हम उसको कृपया बोलेंगे। कृपया की इंग्लिश क्या होता है? ये स्ट्रक्चर पाएगा, ये नेगेटिव नहीं, ये सिंपल स्ट्रक्चर है। तो इसका क्या आएगा? पहले प्लीज़ या काइंडली। प्लीज़ लगाएंगे तो काइंडली नहीं लगाएंगे, काइंडली लगाएंगे तो प्लीज़ नहीं लगाएंगे। तो ये दोनों में ज़्यादातर स्टूडेंट प्लीज़ क्या ही करते हैं, हम भी प्लीज़ ही लिख देते हैं, यानी दोनों में कोई एक लिखना है। PLEASE, प्लीज़ लिख दिए। उसके बाद प्लीज़ या काइंडली में कोई एक लिख दिए। उसके बाद क्या लिखना है? वर्ब 1। वर्ब इसमें क्या है? बोलना। बोलना का वर्ब होता है, इंग्लिश होता है स्पीक, SPAK, प्लीज स्पीक। उसके बाद क्या आता है? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है? ENGLISH, प्लीज स्पीक इंग्लिश, मतलब कृपया अंग्रेजी बोलिए। हमसे बड़े हैं तो इसलिए हम उसको प्लीज या काइंडली बोलेंगे। तो इसी का अगर नेगेटिव रहेगा तो इधर आ जाएगा। तो हम लिखने की कोशिश करते हैं। अगर इसी का नेगेटिव बनाना रहेगा तो नीचे में जगह नहीं होगा, लिखने की कोशिश करते हैं फिर भी। कृपया अंग्रेजी मत बोलिए। कृपया अंग्रेजी मत बोलिए। तो हम उसके लिए क्या लगाएंगे? पहले प्लीज या काइंडली तो लगाएंगे। तो इसके लिए भी प्लीज लगाएंगे, क्योंकि स्ट्रक्चर पे यहाँ पे पहले प्लीज या काइंडली है, तो हम प्लीज ही लगा के चलते हैं। PLEASE, प्लीज। प्लस के बाद क्या है? डोंट, क्योंकि यह नेगेटिव है, मत यानी नहीं। कृपया अंग्रेजी मत बोलिए, मतलब नहीं बोलना है, हम बोल रहे हैं उसको अंग्रेजी नहीं बोलिए। तो प्लीज, उसके बाद क्या लिखेंगे? डोंट।
DONT, प्लीज डोंट। उसके बाद क्या लिखेंगे, डोंट लिख दी। उसके बाद क्या है, वर्ब। वर्ब क्या है, स्पीक, SPEAK। प्लीज डोंट स्पीक, पहले प्लीज लिखे, उसके बाद डोंट लिखे, उसके बाद वर्ब लिखे, इसके बाद क्या बच गया, ऑब्जेक्ट। इसमें ऑब्जेक्ट है कोई, इसमें ऑब्जेक्ट है इंग्लिश, तो हम क्या लिखेंगे, ENGLISH। ये हुआ चारों स्ट्रक्चर का हम एक ही एग्जाम्पल से यानी एक ही सेंटेंस का हम 4 तरह से बना के आप लोगों को समझाने का कोशिश किया है। तो इतना सारा आप समझ गए होंगे। यानी जब हम कोई व्यक्ति को, किसी भी व्यक्ति को, किसी को हम आज्ञा देंगे, आदेश देंगे, प्रार्थना करेंगे, विनती करेंगे, रिक्वेस्ट करेंगे, ऑर्डर करेंगे, तो वो वही होता है इम्परेटिव सेंटेंस, उसी को बोलते हैं। यानी आज्ञा सूचक वाक्य। इम्परेटिव मतलब होता है आज्ञा सूचक वाक्य। तो इसका सेंटेंस, इस तरह के सेंटेंस को, वाक्य को बनाने के लिए स्ट्रक्चर होता है, जो कि मैं पहले यहाँ पे लिखा। पहले वर्ब 1 लगाते हैं, उसके बाद ऑब्जेक्ट लगाते हैं। नेगेटिव सेंटेंस के लिए डोंट लगाते हैं, और सेम यही आ जाता है, डोंट प्लस वर्ब 1 प्लस ऑब्जेक्ट। ये होता है जिसको हमें सम्मान नहीं करना आता उसके लिए। मगर जो हमसे बड़े होते हैं, जिसको हमें सम्मान करना चाहिए, तो उसके लिए हम लगाएंगे प्लीज या काइंडली लगाएंगे, उसके बाद वर्ब लगाएंगे, उसके बाद ऑब्जेक्ट लगाएंगे। यानी कहने का मतलब एक शब्द, एक स्ट्रक्चर याद है तो हम ये सारे बना सकते हैं, क्योंकि स्ट्रक्चर सेम रहेगा। उसके पहले डोंट लगेगा, और यहाँ पर भी सेम ही है, यहाँ पर भी सेम है, मगर उसके लिए हम प्लीज या काइंडली लगाएंगे। और यहाँ पर भी सेम है, यहाँ पे डोंट है तो यहाँ भी यही सेंटेंस है, मगर उसके पहले प्लीज या काइंडली लगाएंगे। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग ये सारा स्ट्रक्चर समझ गए होंगे, और ये एग्जाम्पल के माध्यम से मैंने बहुत ही अच्छा से समझाने की कोशिश किया है। तो हम एक एग्जाम्पल और देते हैं, एक एग्जाम्पल सीख के माध्यम से और समझाएंगे, उसके बाद हम क्लास को ख़त्म करेंगे। नहीं तो ये वीडियो काफ़ी लंबा हो जाता है, मुझे अपलोड करने में दिक्कत होता है। तो इतना तो आप लोग समझ गए। तो हम आप लोग सारा नोट कर लीजिएगा ध्यान से। हम इसको क्लीन करते हैं, उसके बाद एक एग्जाम्पल से और। ये हुआ सही से। एक एग्जाम्पल और हम सिंपल सा लेते हैं, जो कि सिंपल होना चाहिए। क्या एग्जाम्पल ले सिंपल सा लेते हैं, जो कि सभी समझ जाए। यहाँ आओ हम लेते हैं, ये दूसरा एग्जाम्पल, जो कि सभी को इसका इंग्लिश पता है, मगर कैसे होगा वो नहीं पता था। यहाँ आओ मतलब हम किसी को आदेश दे रहे हैं, यहाँ आओ बुला रहे हैं, तो इसका इंग्लिश क्या होगा, यहाँ आओ। यह सिंपल है, तो पहले यह वर्ब मतलब आओ मतलब आना का वर्ब क्या होता है, कम। यहाँ पे उसके बाद क्या आता है, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है यहाँ पे, हेयर, HERE, हेयर। अब हम यही चारों स्ट्रक्चर पे डायरेक्ट हम लिखते जाते हैं। यहाँ आओ, कम हेयर, यहाँ मत आओ। अगर यहाँ पे मत लगा रहता तो यहाँ मत आओ, हम हिंदी नहीं लिखेंगे, आप लोग समझ सकते हैं। यहाँ आओ कम हेयर, यहाँ मत आओ, डोंट कम हेयर। पहले डोंट, तो उसके बाद वर्ब, उसके बाद ऑब्जेक्ट, DONT, डोंट कम हेयर। उसके बाद हम इस पे बनाएंगे बड़ों के लिए, सम्मान करने के लिए। तो उसके बाद हम क्या लिखेंगे, PLEASE, प्लीज कम हेयर। उसके बाद इसका नेगेटिव क्या बनेगा, DONT, डोंट। नहीं ऐसा नहीं, पहले क्या है, प्लीज या काइंड। तो हम क्या लिखेंगे, प्लीज पहले लिखेंगे, PLEASE, प्लीज डोंट कम हेयर, प्लीज डोंट कम हेयर। तो इसी तरह से हम लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा सेंटेंस को प्रैक्टिस करना है, क्योंकि यहाँ जैसे हम किए हैं, एक सेंटेंस को हम 4 यानी चारों स्ट्रक्चर पे बना के दिखाए, आप लोगों को समझाने का कोशिश किए हैं। जैसे यहाँ आओ कम हेयर, यहाँ मत आओ, डोंट कम हेयर, प्लीज़ यहाँ आइए, यहाँ प्लीज़ यहाँ आओ, यानी कृपया यहाँ आओ नहीं बोलेंगे, क्योंकि वो हमसे बड़े हैं, तो क्या बोलेंगे, कृपया यहाँ आइए।
तो उसके लिए प्लीज़ कम हेयर, कृपया यहाँ मत आइए, प्लीज़ डोंट कम हेयर। जैसे हम बोलेंगे मेरे साथ चलो मेरे साथ चलो, तो उसका क्या बोल होगा, चलना क्या होता है, साथ जाना का, कम विथ मी, प्लीज़ कम विथ मी, कृपया मेरे साथ चलें। बड़ा सोचो बड़ा करो, थिंक बिग डू बिग। पहले तो थिंक बिग और डू बिग, पहले सोचना है उसके बाद करना है। कृपया एक गिलास पानी लाइए, ब्रिंग ए ग्लास ऑफ वाटर, ब्रिंग ए ग्लास ऑफ वाटर यानी ऑब्जेक्ट। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग को ये क्लास बहुत ही पसंद आया होगा, जो कि मैं पूरा बेसिक से समझाने का कोशिश किया है, और 2 एग्जाम्पल दो ही लिए हैं, नहीं तो हम बहुत सारा एग्जाम्पल दे सकते हैं, नहीं दे सकते हैं, लेकिन वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। तो हम कुछ एग्जाम्पल आप लोग कमेंट में शेयर कीजिएगा, चारों यानी एक सेंटेंस का हमें 4 तरह से प्रैक्टिस करना है, ताकि वो जुबान पे बैठ जाए, क्योंकि कोई भी लैंग्वेज बोलने से ही आता है।